हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 1 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिक्सिंग रेशियो के बारे में और सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो और साथ में रेडिएशन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिक्सिंग रेशियो को R से डिनोट किया जाता है। In air, both dry portion and water vapor quantity is occupying in same region. मान लीजिए एक ही जगह में जो भी हवा बह रही है वहाँ पे जो ड्राई पोर्शन है हवा में और वाटर वेपर दोनों ही एक साथ है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? R से PV/PD, मतलब वाटर वेपर का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। उस ड्राई एयर में, सूखे एयर में कितने वाटर वेपर हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग MV/MD से भी डिनोट करते हैं। यदि इसको हम और भी देखें कैसे लिखा जाता है, तो मास ऑफ वेपर जो ग्राम में लिखा जाता है, मास ऑफ ड्राई एयर जो केजी में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम वेपर अपन ड्राई एयर का रेशियो निकालते हैं जो कि एक साथ हवा में मिला हुआ रहता है, इसीलिए इसको मिक्सिंग रेशियो कहते हैं। जब भी मिक्सिंग रेशियो का बात आए तो आप याद रखिएगा वाटर वेपर अपन ड्राई एयर के बारे में बोला जा रहा है। अब आइए, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो किसे कहते हैं? सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, जिसे हम लोग E से डिनोट करते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पर कहाँ है, दैट एयर कैन होल्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। मान लीजिए एक सर्टेन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे एयर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करके रखा है, इसी को हम लोग सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो कहते हैं। इट इज़ द पॉइंट वेयर एयर बिकम सैचुरेटेड। एयर एकदम सैचुरेटेड कंडीशन में चला जाता है जहाँ पे कंडेंसेशन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये 0.622 ES/P, ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर ES को डिनोट करता है। P टोटल प्रेशर और R मिक्सिंग रेशियो, ठीक है, ये एक साथ काम करता है। जैसे ऊपर के लेक्चर में हम लोग ने मिक्सिंग रेशियो देखा जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, ये जब इक्वेशन में आता है तो इसी प्रकार काम करता है। मिक्सिंग रेशियो बराबर 0.622 ES/P, P मतलब टोटल प्रेशर। अब आते हैं रेडिएशन पे। तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज द प्रोपागेशन ऑफ पार्टिकल्स और वेव। प्रोपागेशन मीन्स परपेंडिकुलर, ओके। तो मतलब इस तरीके से रेडिएशन का बहाव चलता है जो हम लोग पार्टिकल के रूप में पढ़ते हैं या वेव्स के रूप में पढ़ते हैं। तो बहुत प्रकार के रेडिएशन होते हैं। एक होते हैं सोलर रेडिएशन जो कि सन के द्वारा इमिट होता है। एक होता है इंसोलेशन, कि कितने अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन कहाँ पहुँचा प्लानेट पे। देखिए, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द प्लानेट। अब प्लानेट में हमारा प्लानेट है अर्थ, ठीक है। एक होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ। मान लीजिए सूर्य का रोशनी धरती पे पड़ा, धरती पे पड़ने के बाद जो रेडिएशन होता है धरती से बाहर की तरफ, उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का रेडिएशन देखा गया है। अब आइए, मान लीजिए कि टोटल सोलर रेडिएशन है 100%, ओके, जिसमें 30% जो है रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, एटमॉस्फेयर, अर्थ, ये तीनों में चला गया, जो रिफ्लेक्ट हो गया। 19% जो है वो क्लाउड ने एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। 51% है वो लैंड ने एब्जॉर्ब किया, वाटर ने एब्जॉर्ब किया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 30, 19, 49 और 51, इस तरीके से 100% सोलर रेडिएशन अर्थ पे रीच करता है। अब इंसोलेशन का इंटेंसिटी क्या है? इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सन रेडिएशन, मतलब सन जो रेडिएट कर रहा है अपना पावर या एनर्जी, उसका क्या स्ट्रेंथ है, दैट रीचेज ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ अर्थ इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कितने टाइम पे वो रेडिएशन अर्थ पे रीच कर रहा है, इसी को हम लोग उस रेडिएशन का इंटेंसिटी कहते हैं, जो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसोलेशन पे। इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स ऑफ एंगल ऑफ इंसोलेशन, मतलब किस एंगल से वो अर्थ पे आ रहा है। अब देखिए, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंसोलेशन में मदद करते हैं रेडिएशन को। देखिए, रेडिएशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस, सबसे पहले एक्सिस, अर्थ का जो एक्सिस है वो इसको मदद कर रहा है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज का क्या एंगल है, ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन बड़ा है कि छोटा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हेल्प कर रहा है कि नहीं, वायुमंडल कैसा है, तो इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब आते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस। अब उन्हीं फैक्टर को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जो रोटेशन के कारण कितना एंगल बन रहा है 66.5 विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अपने कक्ष पे, अपने ऑर्बिट पे जो अर्थ घूम रहा है कितना एंगल बनाता है 66.5। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन दिस इंक्लाइंड एक्सिस हैज़ ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट डिफरेंट लैटिट्यूड। जो ये एक्सिस पे, इंक्लाइंड एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ये ज़्यादा देखा गया है कि अमाउंट जो होता है इंसोलेशन का वो डिफरेंट लैटिट्यूड पे ज़्यादा होता है। जितना झुकाव होगा उतना वो अमाउंट धरती पे पहुंचेगा रोटेशन होके रेडिएशन का। अब आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज, हायर लैटिट्यूड, यदि लैटिट्यूड हायर हो द लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो एंगल जो है वो धरती पे कम बनेगा यदि ज़्यादा लैटिट्यूड पे है। अब आइए एरिया कवर्ड बाय द वर्टिकल रे जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट रे साइडवाइज निकलता है। इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीज। ये सब एक प्रोटोकॉल है जो सोलर रेडिएशन में चलते आ रहा है कि किस तरीके से एनर्जी धरती पे पहुंच रहा है, तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्गर द पाथ ऑफ द सन रे ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि सन का पाथ लॉन्गर होगा तो ये ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। एज ए रिजल्ट इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन इज लेस, मतलब कम अमाउंट में रेडिएशन पहुँच पाएगा, इंसोलेशन मतलब अर्थ तक। ठीक है, अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ डे। ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि ड्यूरेशन क्या है। वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सीज़न टू सीज़न। देखिए रेडिएशन जो पहुंचता है धरती पे वो हर प्लेस का अलग अलग होता है और हर सीज़न का अलग अलग होता है। लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द डे ग्रेटर इज़ द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव। यदि ड्यूरेशन बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा, तो देखिए गर्मी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इंसोलेशन रिसीव ज़्यादा होता है। तो दो प्रकार का होता है, एक होता है एपीहेलियन, एक होता है पेरीहेलियन। एपीहेलियन क्या होता है कि अर्थ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन 4 जुलाई। अर्थ जो है सन से बहुत दूर होता है 4 जुलाई को, जिसको हम लोग एपीहेलियन कहते हैं। और 3 जनवरी जिसमें अर्थ बहुत ही क्लोज होता है, जिसको हम लोग किसके क्लोज होता है, सन के, तो उसको हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, डिपेंड ऑन क्लाउड कवर एंड थिकनेस। क्लाउड का थिकनेस क्या है, कवर क्या है, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एटसेट्रा, इस सब पे भी डिपेंड करता है इंसोलेशन का प्रोसेस। दे रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट इंसोलेशन। ठीक है, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में रेडिएशन पहुंचा, वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, ये एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए थिक क्लाउड है, हिंडर द सोलर रेडिएशन, पहुंचने में प्रॉब्लम पहुंचाता है सोलर रेडिएशन को टू रीचेज द अर्थ सरफेस। सिमिलरली वाटर वेपर एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। मान लीजिए वायुमंडल में ज़्यादा वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन चल रहा है, तो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा सोलर रेडिएशन को, जिसके कारण क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रीचिंग द सरफेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो सोलर रेडिएशन है वो प्लानेट पे पहुंच रहा है, अच्छी बात है। यदि 100% पहुंच रहा है तो कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना लैंड में एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना क्लाउड में एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सब डिपेंड करता है इंसोलेशन के फैक्टर्स पे। जैसे धरती कैसे रोटेट कर रहा है, तेज़ी में रोटेट कर रहा है कि उसका एंगल क्या है, फिर उसके बाद डे का ड्यूरेशन क्या है, और साथ में ट्रांसपेरेंसी क्या है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर उसको मदद कर रहा है कि नहीं मदद कर रहा है। यदि एटमॉस्फेयर का थिकनेस ज़्यादा ही हार्ड होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है, तो हिंडर पहुंचाएगा, मतलब उसको प्रॉब्लम होगा रेडिएशन को धरती पे पहुंचने में। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने
मिक्सिंग रेशियो, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो और साथ में रेडिएशन को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विंड वेलोसिटी, विंड रोज को देखेंगे। तो अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहें और इन्वायरमेंटल साइंस कंटिन्यू चलेगा। और हम लोग अभी तो एग्ज़ाम होने वाली है जून में, और साथ ही साथ दिसंबर के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैं आपके साथ बना रहूँगा, और जैसे मैं यूनिट 1 ले रहा हूँ, साथ में यूनिट 8 और यूनिट 10 भी मैं आप लोग के साथ कंप्लीट करूँगा। और जैसे ही यूनिट 1 कंप्लीट होगा तो मैं यूनिट 2 की तरफ जाऊँगा, और यूनिट 10 कंप्लीट होगा तो मैं यूनिट 3 की तरफ जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं आप लोग के साथ बना रहूँगा, और नोट्स के रूप में मैं आप लोग के पास ये लेक्चर लेके आऊँगा। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। थैंक यू।